नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। अगर किसी ने भी रामायण देखी है तो आपको एक उसमें घटनाक्रम का जिक्र जो है वो जरूर याद होगा। जब पहली बार रावण युद्ध के मैदान में उतरता है और जब वो मैदान में उतरता है तो उस दिन भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध होता है। रावण निहत्था हो जाता है, लेकिन भगवान राम उसको यह कहकर वापस भेज देते हैं कि मैं निहत्तों पर वार नहीं करता। और फिर एक दुर्दशा क्या होती है उसका पूरा वर्णन किया जाता है और रावण को जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। तो 2 दिन से जो घटनाक्रम लोकसभा में चल रहा था उसमें एक तरीके से एक बार फिर संसद का वही रावण जलील होता हुआ दिखाई दिया और उस दुर्दशा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, वो है खुद स्वयं और उसका अहंकार। अब जब हम अहंकार की बात करते हैं तो अब जो है वो चीजें साफ तौर से निकलकर आना सामने आ चुकी है कि एक व्यक्ति के अहंकार के चलते किस तरीके से सदन को चलने नहीं दिया जाता। तो राहुल गांधी ने जो किया, क्योंकि उनका अहंकार की जो सीमा है वो ये है कि उनके परिवार से 3 व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री रहे। तो चूंकि वो प्रधानमंत्री रहे इसलिए इस देश का संविधान उनकी पॉकेट में रहता है और उनके लिए नियम कानून जो है वो कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर उनका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो कुछ भी किसी भी हद तक करने के लिए तैयार है। पहला आपने देखा किस तरीके से 2004 से 2013 एक जो फेज था, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त किस तरीके से राहुल गांधी को, और अगर उसको समझना है तो संजय बारू की जो किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर मूवी भी बनी, मुझे लगता है वो सबको देखना चाहिए। अपनी ही सरकार के द्वारा पारित एक विधेयक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से फाड़ा जाता है। तो प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा है गांधी परिवार के सामने, यह तो 2014 से पहले ही साबित हो चुका था। लेकिन 2014 के बाद में अगर घटनाक्रम को हम देखते हैं तो एक के बाद एक 95 हार लगभग जो है वो हो चुकी है, जिससे निराश राहुल गांधी अब सीधे तौर पर कभी वो लोकतंत्र को गाली देते हैं, कभी वो संविधान को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी वो सरकार को खड़ा करते हैं, कभी जो है वो न्याय प्रणाली को खड़ा कर देते हैं। और अब ऐसा लगता है कि समय आ चुका है जब जनता को गालियां दी जाएगी, क्योंकि अब जिस तरीके से गांधी परिवार की जो भावना है कि जनता की जिम्मेवारी है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है और नहीं बनाना। तो पिछले 3 बार की जो टर्म है उस टर्म में गांधी परिवार ने क्या खोया और क्या पाया वो पूरे देश के सामने है। तो इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी के अहंकार और जिद की एक पराकाष्ठा, जिसमें वो नरमणे की बुक का जो है वो कुछ जिसको हम कहें कि बोलना चाह रहे थे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बोलने नहीं दिया, वहीं से जो है वो मामला गड़बड़ा जाता है। और उससे भी आप देखिए कि जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को बोलने के लिए समय दिया जाता हो वो बोलता भी है और फिर उसके बाद में आकर वो ये बोले कि माइक बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा स्पीकर सदन में नहीं होते हैं, लेकिन जिस दिन इसके ऊपर चर्चा होनी थी उस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। दबाव के कारण अगले दिन जो है वो कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर तैयार हो गई। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या एक ही दिन में ईरान का मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया, क्योंकि यहां पे तो खामनेई के लिए जो है वो दर्द पैदा हो रहा था, तो क्या एक दिन में ही वो दर्द खत्म हो गया? तो 2 दिन तो कांग्रेस पार्टी ने किसी खामनेई की बात ही नहीं की, किसी ईरान की भी बात नहीं की। अब हम आ जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर।
तो एक दो दिन तो सीधे तौर पर राहुल गांधी जो है वो हरियाणा भाग गए, और यह पहले से तय था कि राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी भागेगी। आप इससे पहला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो जहां अविश्वास की बात करते हैं, तो अभी इस गठबंधन और इस पार्टी के नेताओं में अविश्वास है, और वो अविश्वास है राहुल गांधी के प्रति। मजबूरी में वो वहां पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है। लेकिन इन 2 दिन में एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इस पूरी डिबेट का निष्कर्ष यह निकलता है कि इसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी रणनीति के तहत राहुल गांधी की उस जो रामायण काल वाली दुर्दशा की मैं बात कर रहा था, वो दुर्दशा जो है वो राहुल गांधी की है। और ऐसे में एक जो है वो निर्लज व्यक्ति ही जो है वो ऐसा जो है वो होने देना चाहता है, और फिर उसके बाद में आज आमना सामना होता है ओम बिरला और राहुल गांधी का। तो उस वक्त अगर आप राहुल गांधी का चेहरा मुंह लटका हुआ जो देखोगे तो आपको उसका एहसास भी हो जाएगा कि उस व्यक्ति के मन में जो है वो क्या चल रहा होगा। और जहां हम दुर्दशा की बात करते हैं, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि इन्हीं लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी के उस अविश्वास प्रस्ताव में, जिसमें 3 से 4 जगह जो है वो 2025 की तारीख मेंशन की, बावजूद उसके रिजेक्ट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को बताया कि आपको इसमें 2026 लिखना है, इसमें 2025 नहीं लिखना है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम आपकी जो है या इस प्रस्ताव के ऊपर आपकी जो दुर्दशा होने वाली है उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं, अब आपने तय करना है कि आपने सुधरना है या नहीं है। तो पहला ये वाला कारण। दूसरा, उसके बाद जब उसमें सुधार किया गया तो सुधार करने के बाद में सिर्फ एक व्यक्ति के उसके ऊपर हस्ताक्षर थे, वो थे तरुण गोगोई। इसके अलावा सारे के सारे जो है वो फोटोस्टेट हस्ताक्षर थे। तो ये दूसरा मौका था, लेकिन बावजूद इसके अविश्वास प्रस्ताव को, जिसको हम कहें कि इस गलत प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं गया, अविश्वास प्रस्ताव को आने दिया गया। और उसके बाद में 1947 से लेकर 2026 तक कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा इसको लेकर एक बार फिर जो है वो उसके धागे निकाले गए। तो उसमें जब राहुल गांधी की, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी ने, और इस वक्त अगर आप देखोगे किसी भी वक्ता को आप उठाकर देखिए, निशिकांत दुबे, पहले हम निशिकांत दुबे को देखते हैं। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने तथ्यों के साथ में एक तरीके से नेहरू और एडवीना को एक कमरे में बंद कर दिया, आप सोचो कांग्रेस पार्टी की उस वक्त क्या रही होगी कि आपके पुरखों के, आपके पूर्वजों के जो है वो कारनामे बाहर निकाल कर ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और आप उनको लाने दे रहे हैं, आप उनको जो है वो इसके लिए उत्तेजित कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि आप जो है वो चाहते हैं कि वो इस तरीके की जो है वो करें, और वो कर रहे हैं, और आप जो है वो जलील होने के लिए वहां पर बैठे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा सदन में उपस्थिति और हर सत्र में उपस्थिति की बात की गई कि हर सत्र में राहुल गांधी कहां रहते हैं, और 2017 से लेके या 2014 से लेके अब तक लगभग 250 से ज्यादा बार वो विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। लेकिन एक शब्द जिसकी हम बात करते हैं वो है रहस्यमयी यात्रा, तो उसका जिक्र। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मुद्दों से किस तरीके से भटका जाता है, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में, और स्पेशली कल अमित शाह ने जो बोला, निशिकांत दुबे हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, या फिर आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह का, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर उस दुर्दशा के लिए मजबूर कर दिया, उस स्थिति में लाने के लिए मजबूर कर दिया जिसका पहले से आभास था। और वो था कि कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन लगातार ये कहने पर कि आप बैठिए, वोटिंग कराने का आपको जो है वो एक मौका दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी वोटिंग के लिए भी तैयार नहीं थी। तो अब सवाल यह होता है कि जब किसी भी प्रस्ताव के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर
पहले सदन को चलने नहीं देना, और जब सदन नहीं चलता है और जब सुनने की बारी आती है, मैं ये कहूंगा कि जब चर्चा होती है और जब कांग्रेस पार्टी को ऐसा मौका मिलता है तो सारे बब्बर शेर कांग्रेस पार्टी के भगोड़े हो जाते हैं, वो संसद से बाहर निकल जाते हैं। और कल भी यही हुआ कि फाइनली जो है जिस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होने देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो समस्या थी वो पहले से ही पता चल गई थी, जिसके एक जब इस सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में लेफ्ट पार्टी के 2 सांसद, क्योंकि लेफ्ट पार्टी के इस वक्त 2 ही सांसद है केरला से, उन दोनों सांसदों ने राहुल गांधी को जो खरी खोटी सुनाई राहुल गांधी की उपस्थिति में, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। क्यों सुनाया, उसके पीछे का कारण भी आपको पता है कि केरल जाकर जिस तरीके से वो लेफ्ट के विरोध में बोलकर आए हैं, तो राहुल गांधी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लेफ्ट जो है वो उनका समर्थन करेगा फ्लोर के ऊपर। टीएमसी जो इस अविश्वास प्रस्ताव को लाए थे, तो टीएमसी ने इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। अब जो मजबूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी की भी स्थिति कुल मिलाकर अगर आप देखें तो राहुल गांधी जैसी बनी हुई है, तो ममता बनर्जी की मजबूरी है कि वो राहुल गांधी का समर्थन करे, क्योंकि अगर राहुल गांधी का समर्थन नहीं करेंगे तो सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें राहुल गांधी से उम्मीद नहीं की जा सकती। इसमें बाकी दूसरी जो पार्टियां हैं, जिसमें हम कह रहे थे कि ओडिशा, जहां पर बीजेडी की हम बात कर सकते हैं और वाईएसआर की बात कर सकते हैं, ये वो पार्टियां हैं जो किसी भी तरीके से इस तरीके के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है। तो फिर सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी के पास कितने, और जितने जो बचे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, तो उनकी स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब हम अविश्वास की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करते हैं, तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में पिछली बार राज्यसभा के जो चुनाव हुए जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना देखना पड़ा, क्यों? कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए क्रॉस वोटिंग हुई। कारण क्या था? कांग्रेस पार्टी में अविश्वास। और इस बार भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ठीक जा रहा है। जिस अनुराग शर्मा को राज्यसभा में भेजने के लिए नॉमिनेट करवाया है, वो 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जिलाध्यक्ष बने, जबकि राहुल गांधी का खुद का जो है, जिसको हम कहें कि ब्रह्म वाक्य था कि किसी भी व्यक्ति को जिसको जिला स्तर की कमान दी जाएगी, जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, उसको इस तरीके से नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। हम आ जाते हैं हरियाणा, करमवीर सिंह बोध, जिस अंबाला में वो रहते हैं, उस अंबाला के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह नहीं पता कि करमवीर सिंह बोध है कौन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अशोक तंवर, उदयभान सिंह और जिसको हम बात कर सकते हैं राव दानवीर सिंह, ऐसे कुछ जिनका नाम है, उन लोगों को राज्यसभा में नहीं भेजने के बजाय एक ऐसे व्यक्ति को जिसका नामो निशान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए उसका कोई योगदान नहीं है, और फिर अगर आप उससे ये उम्मीद करें कि वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के एमएलएओं का समर्थन जुटाने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो कामयाब नहीं होते हुए दिखाई देते, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं। और जब 15 जिसको हम कहें कि मार्च को चुनाव होने वाला है, मत पड़ने वाले हैं और उसके बाद परिणाम आने वाला है, तो जो लग रहा है कि करमवीर सिंह बोध कांग्रेस पार्टी के ही कारण जो है वो हारने वाले हैं, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी के नेता अपने ही नेता के ऊपर विश्वास खो चुके हो, वो नेता अगर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अविश्वास जताता है, तो फिर उसका हश्र क्या होगा? तो उसका हश्र जो है वो उसी दुर्दशा की तरह होगा जिसका हमने जिक्र किया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।